भारत का अपना जीपीएस, जिसे आप इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जानते हैं, उसमें से एक सैटेलाइट की एटॉमिक क्लॉक ने काम करना बंद कर दिया है। यानी वो अब पोजिशनिंग डेटा प्रदान नहीं कर पाएगी। इससे भारत का पोजिशनिंग डेटा प्राप्त करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है, जो कि अपनी नेविगेशन सिस्टम की एक प्रमुख ताकत हुआ करती थी। ये किस प्रकार से एक चुनौती है और इसरो इस चुनौती का सामना किस प्रकार से करेगा, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। आप इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में तो जानते होंगे। ये भारत के ऊपर 7 सैटेलाइट स्थापित करने की परिकल्पना से सज्ज है और इसमें ये भारत के ऊपर ही सैटेलाइट है। और इन सैटेलाइट्स का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ये कई तरह की सूचना देती है। एक तो आपकी लोकेशन को बता देंगी, आपकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है उसको बताएंगी, साथ ही ये नेविगेशन में मदद करती हैं, यानी रास्ता बताने में इनका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा आपको ये मैपिंग में भी मदद करती हैं और मैपिंग के अलावा जो सर्वेक्षण है उसमें भी ये मदद करती हैं, सर्वे में भी निश्चित रूप से मदद करती है। व्हीकल्स की ट्रैकिंग इनके माध्यम से की जा सकती है, व्हीकल ट्रैकिंग। इसके अलावा जो डिफेंस एप्लीकेशंस हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इनका उपयोग होता है। और डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित अगर कोई नेशनल पॉलिसी बनानी है तो उसके अंतर्गत भी इस डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी बहुउपयोगी है। और आप ये जानते हैं कि भारत के ऊपर स्थित है और न केवल भारत के बारे में या उसकी स्थिति के बारे में डेटा प्रदान कर सकती है, बल्कि भारत के आसपास 1500 किलोमीटर की दूरी तक ये क्या करती हैं, डेटा प्रदान करती हैं। इससे भारत की भौगोलिक अवस्थितियों को प्राप्त करने, भौगोलिक अवस्थितियों से संबंधित जो डेटा है उसे प्राप्त करने की जो कैपेबिलिटी है वो मजबूत होती है। और ये कैपेबिलिटी डिफेंस के अंतर्गत भी विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि हम किसी दुश्मन देश की अवस्थिति के बारे में भी ठीक तरीके से जानने की जो हमारी क्षमता है वो बढ़ जाती है। अब इसमें जो 7 सैटेलाइट हैं, 2023 के बाद कौन कौन सी सैटेलाइट इसमें काम कर रही थी। अगर 2023 के बाद की अवस्थिति देखें तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 1B, 1C, इसके अलावा 1F, 1I और जो न्यू जनरेशन का सैटेलाइट है हमारा, जिसको हम नाविक के नाम से जानते हैं, न्यू नाविक के नाम से जानते हैं, NVS-01, ये 5 काम कर रहे हैं वर्ष 2023 के बाद से। अब समस्या क्या है कि जो 1F है इसका एटॉमिक क्लॉक बंद हो गया है। एटॉमिक क्लॉक क्यों जरूरी है? क्योंकि सैटेलाइट से जो सिग्नल आता है और किसी मान लीजिए मोबाइल तक सिग्नल आया तो इसका ट्रेवल टाइम एक्यूरेट तरीके से कौन मापता है? एटॉमिक क्लॉक मापती है। और इसी के आधार पर वो किसी चीज की एक्यूरेट लोकेशन के बारे में बता पाती है। इसलिए अगर इस एटॉमिक क्लॉक खराब हो गया है तो इससे हम पोजिशनिंग डाटा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, भले ही अन्य प्रकार का डेटा प्राप्त कर लें, तो पोजिशनिंग डाटा इससे प्राप्त नहीं होगा। जहां तक 1B की हम बात करें तो ये वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था और 1C भी 2014 में लॉन्च किया गया था। जो पुरानी पीढ़ी के सैटेलाइट्स हैं इनकी जीवन अवधि कितनी है? 10 वर्ष की। तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो लाइफ स्पैन है वो समाप्त हो चुका है। तो इफेक्टिवली हमारे पास कौन कौन सी सैटेलाइट बची है जिससे हम इफेक्टिवली, वैसे तो 4 सैटेलाइट से अभी हम पोजिशनिंग डेटा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक तरह से जो पूरी रिलायबिलिटी है वो कहां पर हो गई है? 1I पर और NVS-01। ऐसा नहीं है कि इस समस्या का समाधान करने की कोशिश नहीं की गई है। समस्या का समाधान करने की क्या कोशिश की गई है और इसरो इस समस्या के समाधान को किस प्रकार से देखता है उसको जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और वहां जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो इस सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में ही पढ़ने वाला है। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। इंग्लिश का जो बैच है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी
जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें, इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, तो अभी एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए, या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आपका एडमिशन हो जाएगा। जब आप एडमिशन ले रहे हो और इस फीस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो आप मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने पर आपको यहां मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा, आपके डाउट का समाधान वहां हो जाएगा। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये समस्या उभरी है, आप जानते हैं कि जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसे इसरो ने विकसित किया है। यह अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। जीपीएस से किस प्रकार से अलग है? जीपीएस क्या है कि पूरी दुनिया में इसके सैटेलाइट्स हैं, और इसके माध्यम से जब हम डेटा प्रदान करते थे, पूरी दुनिया में सैटेलाइट होने की वजह से हमें एंगल से डेटा प्राप्त होता था। इससे हमें क्या होता था कि कई बार जंगली क्षेत्रों में, कई बार घाटियों में, या जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर हमें सिग्नल बेहतर तरीके से प्राप्त नहीं होते थे। अब जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसमें 7 सैटेलाइट्स की हमने परिकल्पना की और ये पूरी व्यवस्था खड़ी करी, उसके माध्यम से ये सैटेलाइट्स भारत के ऊपर स्थित है, तो हमें जो डेटा है वो सीधा, जो हमें एक प्रकार से किसी चीज की अवस्थिति है या जो सिग्नल है वो सीधे प्राप्त होते हैं, और इससे हमें एक्यूरेट डेटा प्राप्त हो जाता है, जंगली क्षेत्रों का, घाटियों का, पहाड़ी क्षेत्रों का भी। और इसने एक तरह से भारत की जो कैपेबिलिटी है उसको काफी हद तक बढ़ाया है। तो जीपीएस में हमें एंगल की समस्या आती थी। इसके अलावा अब इस समस्या का समाधान किस प्रकार से करना है? जैसे वर्ष 1 जुलाई 2013 में 1A जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है 1A भी छोड़ा गया था, लेकिन इसके जो एटॉमिक क्लॉक है वो बहुत जल्दी खराब हो गए, क्योंकि एटॉमिक क्लॉक भारत पहले इंपोर्ट करता था। तो भारत ने एक सुधार तो ये किया इसरो ने कि जो एटॉमिक क्लॉक है वो स्वदेशी स्तर पर बनाने शुरू कर दिए, इंडिजिनसली बनाने शुरू कर दिए। और इंडिजिनसली ही बनाने शुरू नहीं कर दिए एटॉमिक क्लॉक्स, बल्कि भारत ने क्या किया कि जो पहले के सैटेलाइट्स होते थे और जो न्यू जनरेशन सैटेलाइट हैं, जैसे NVS-01 है, ये न्यू जनरेशन सैटेलाइट है, इनकी जीवन अवधि को भी बढ़ा दिया है। इनकी जो जीवन अवधि थी वो 10 वर्ष की थी, इनकी जीवन अवधि 12 वर्ष। तो इस प्रकार से ये भी एक परिवर्तन है। एक परिवर्तन फ्रीक्वेंसी के स्तर पर भी आया है। अब हम L1 फ्रीक्वेंसी बैंड को भी यूज कर रहे हैं। L1 जो फ्रीक्वेंसी बैंड है उसका भी यूज कर रहे हैं, और इसका प्रयोग जीपीएस के द्वारा भी किया जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि नाविक जीपीएस के साथ मिलकर के, ये जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है इसको नाविक भी कहा जाता है। इसका ऑपरेशनल नाम क्या है? नाविक है। नाविक की फुल फॉर्म क्या होगी? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। तो ये इंडियन कॉन्स्टेलेशन किसका है? इंडियन सैटेलाइट्स का है, जो भारत के ऊपर स्थित है। तो इससे भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो L1 फ्रीक्वेंसी का सीधा मतलब क्या हुआ कि जीपीएस के साथ मिलकर के नाविक काम कर सकता है, और ये काम इस प्रकार से कर सकता है कि आपका जो स्मार्टफोन है, न केवल स्मार्टफोन बल्कि जो स्मार्ट वॉच है और जो वेयरेबल जो आपके डिवाइसेस हैं उनमें भी ये काम कर देगा। तो इस प्रकार के सुधार तो किए गए हैं, लेकिन जो समस्या है वो अभी बनी हुई है, क्योंकि हमारी जो कैपेबिलिटी है निश्चित रूप से वो कम हो रही है। तो उसको सुधारने पे काम हमें करना होगा। 1 जनवरी 2025 में जो नया न्यू जनरेशन सैटेलाइट है, जो NVS नाविक सैटेलाइट है 02, उसको भी लॉन्च किया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि GSLV F-15 का इसके अंतर्गत यूज किया गया, और ये इसरो का 100वां एक तरह से प्रक्षेपण था, लेकिन ये भी विफल हो गया था। और इसका विफल होने का कारण इलेक्ट्रिकल फेल्योर माना जा रहा था। इसको आप कह सकते हैं कि फाइनल ऑर्बिट में एक तरह से भेजा नहीं जा सका था। तो इसरो प्रयास तो कर रहा है अपनी इस समस्याओं का समाधान करने का, लेकिन अभी और ज्यादा आप कह सकते हैं कि और ज्यादा इस पर काम करने की आवश्यकता है। जहां पर समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने की आवश्यकता है। एक चीज आपको यह भी जाननी चाहिए कि दुनिया भर में जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है वो कौन कौन से हैं। जैसे वैश्विक स्तर पर किन किन देशों का काम करता है, जैसे यूएसए का जो सैटेलाइट सिस्टम है उसको हम जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। जो रशिया का है उसको हम ग्लोनास के नाम से जानते हैं। ग्लोनास का पूरा फुल फॉर्म क्या हुआ? ग्लोनास का ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म हुआ। इसके अलावा यूरोप भी इस्तेमाल करता है, इसको हम गैलीलियो के नाम से जानते हैं। गैलीलियो, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा।
गैलीलियो सिस्टम इसका, ये भी नेविगेशन सिस्टम है। इसके अलावा जो चाइना का नेविगेशन सिस्टम है उसको हम बाइडू के नाम से जानते हैं, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। इन सभी में जीपीएस, ग्लोनास और गैलीलियो, इन सभी में 20 से अधिक सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हुआ है और मीडियम अर्थ ऑर्बिट लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है, 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। जो बाइडू है चाइना का, वो 40 से अधिक सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करता है और इसे मीडियम अर्थ ऑर्बिट के साथ साथ ये बहुत अधिक ऊंचाई लगभग 35,000 की ऊंचाई पर भी एक प्रकार से स्थित है, यानी उसका एक मिक्सचर है। इसके अलावा जो भारत का नेविगेशन सिस्टम है, भारत का जिसको आप इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं, इसमें 7 सैटेलाइट्स का ही प्रयोग किया गया है और ये भारत के आसपास के क्षेत्रों में 1500 किलोमीटर तक एक प्रकार से काम कर सकता है और 1500 किलोमीटर के साथ साथ 10 किलोमीटर के रेंज, माफ कीजिएगा 10 मीटर तक की रेंज तक एक एक्यूरेसी के साथ पोजीशनिंग बता सकता है। तो ये भारत की पोजीशन है। और अगर जापान को हम देखें तो जापान का जो नेविगेशन सिस्टम है उसके अंतर्गत 4 सैटेलाइट का प्रयोग किया गया है जापान वाले के अंतर्गत। जापान का नाम क्या है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो ये पूरा वैश्विक स्तर पर जो नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग देश, उसकी भी हमने जानकारी ले ली है। अब आपके लिए एक प्रश्न होगा, प्रश्न क्या होगा कि आपको यहां पर कुछ देशों के नाम बताए गए हैं, यहां नेविगेशन सिस्टम के नाम बताए गए हैं, आपको सही मिलान करना है कि इसमें कौन सा सही मिलान होगा। देश कौन कौन से हैं? यूएसए, रशिया, चाइना, यूरोप, अभी हमने बताया है। और यहां पर क्या बताया गया है? बेडू, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो। तो आपको सही तरीके से मिलान करके उत्तर देना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।